Acne, pimples, or zits as the Gen Z likes to call it. This is so common nowadays that we get a number of consultations for acne. I wanted to educate all of you regarding what are the causes of acne, how can we prevent acne, what eruptions on the skin can be known as acne and how to get rid of them. अगर हमारे फेस पर या बॉडी के अन्य पार्ट पर एक्ने जैसे निकल रहा है, मुहासे जैसे निकल रहे हैं, तो ये कहाँ हो सकते हैं? फेस पर हो सकते हैं, शोल्डर्स पर हो सकते हैं, बैक पर हो सकते हैं, कई बार अपर आर्म्स पे भी हो सकते हैं और कभी-कभी अपर पार्ट ऑफ चेस्ट पे भी हो सकते हैं। कारण कि यहाँ पर बहुत सारी सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। जब इतनी सारी ऑयल ग्लैंड्स होंगी तो उनके कारण एक्ने निकलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं एक्ने किसे कहते हैं, ये कहाँ हो सकते हैं, इससे निजात कैसे पाएं और इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सारस्वत है। आई हैव बीन वर्किंग एज अ कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन इन सारस्वत हॉस्पिटल आगरा फॉर पास्ट more than a decade. For more such educational videos, keep watching Saraswat Hospital channel and do subscribe to it and do press the bell icon for instant notification. मैं बहुत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहती हूँ कि सारस्वत हॉस्पिटल आगरा स्माइल ट्रेन नाम की यूएस की संस्था के साथ मिलकर कटे होठ और तालू वाले बच्चों के निःशुल्क सर्जरी करता है। इसमें बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स की आने जाने की सुविधा है, उनके रहने की, खाने पीने की सुविधा है और बिल्कुल निःशुल्क उनकी सर्जरी होती है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो जन्मजात कंजेनाइटली क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट से पीड़ित है, कटे होठ या कटे तालू वाला बच्चा है, तो नीचे लिखे हुए फोन नंबर्स पर कृपया संपर्क करें जिससे उसकी निःशुल्क सर्जरी हो सके। ऐसे 10,000 से ज्यादा बच्चे अब तक इस सर्जरी का लाभ उठा चुके हैं। आइए अब समझते हैं कि एक्ने होते कैसे हैं। देखिए, फेस पर और बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स पर वी हैव सो मेनी हेयर्स, बहुत सारे रोए होते हैं। वो सब हेयर्स बाहर हमें दिखते नहीं है, बट एवरी हेयर फॉलिकल हैज अ सेबेशियस ग्लैंड। हर हेयर फॉलिकल की एक ऑयल ग्रंथि होती है जिसमें से कॉन्स्टेंटली मौसम के अनुसार, बॉडी के स्किन टाइप के अनुसार ऑयल सिक्रीशन होता रहता है। नीचे से वो ऑयल हेयर के अलोंग, उसके बगल से स्किन पोर के साथ बाहर स्किन पर आकर फैल जाता है। इस ऑयल का मेन फंक्शन है स्किन के ऊपर एक ऑयली लेयर लगाना जिससे बैरियर फंक्शन अच्छा रहे और साथ में ल्यूब्रिकेट करना हेयर को भी और स्किन को भी। इट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाए, बढ़कर भी अगर वो बाहर आकर निकलता जा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ऑयली स्किन कही जाएगी एंड वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। बट अगर ऑयली स्किन के साथ उसका बाहर आने का जो सिस्टम है उसमें अवरोध आ गया, उसमें कहीं रुकावट आ गई, तो सबसे पहले अगर वो रुकावट स्किन के जस्ट नीचे आई है, स्किन पोर के जस्ट नीचे आई है, तो वो एक व्हाइट हेड की तरह बम्प बन जाएगा। जो पेशेंट्स आकर बोलते हैं डॉक्टर मेरी स्किन रफ हो गई है, आपको ऐसा लगेगा जैसे दाने दाने हो गए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई पेन नहीं है, बस वो स्मूथनेस नहीं है, ये रफनेस आ गई है। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो इसका हम बोल सकते हैं वो प्यूबर्टी है, एडोलेसेंट एज ग्रुप, जब एकदम से ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है। बाकी सारे कारण हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि स्किन के ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीजें आप देखोगे तो आपको एक्ने है ये समझ में आना चाहिए। पहला हो गया व्हाइट हेड। व्हाइट हेड एक्ने है जब उसका सिक्रीशन स्किन का बैरियर तोड़ के ऊपर आ जाए और फिर वो एयर से ऑक्सीडाइज होके एक ब्लैकिश सा सब्सटेंस बना ले, उसको बोलते हैं ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स अमूमन सबको पता होता है बिकॉज ब्लैक हेड रिमूविंग के भी बहुत सारे औजार और क्रीम्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं। ब्लैक हेड्स के बाद अगर फिर भी ऑयल सिक्रेशन अंदर पेंटअप हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड देन जो कमेंसल बैक्टीरियाज, अच्छे हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया स्किन के ऊपर रहते हैं, उनमें से कुछ अंदर जाके इन्फेक्शन बनाना शुरू कर दें, उसमें मेजर है पी एक्ने बैक्टीरिया जो कि एक्ने के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर वहाँ पर इन्फेक्शन होने के साथ में पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए तो ये मेनली एक्ने, सबको पता है क्योंकि मुहासे में पस दिखता है। अगर ये और बढ़ गया अपने आकार से, इसने अगल बगल के हेयर फॉलिकल्स को भी ले लिया, थोड़ा बड़ा एरिया हो गया, तो एक सिस्ट जैसा बन जाएगा जिसको बोलते हैं नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने। तो ये सारे एक्ने के ही टाइप्स हैं, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिंपल, एक्ने जो नॉर्मली सबको पता होता है, पस्ट्यूल,
और फोर्थ नोडुलोसिस्टिक एक्ने, जिसमें बड़ी बड़ी एब्सेस बन जाती हैं और जिनको एक अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। आइए देखते हैं एक्ने होते क्यों हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्ने। सबसे कॉमन फाइंडिंग है कि अगर किसी को बालों में डैंड्रफ है, वो होता है एक्सेसिव सीबम, एक्सेसिव ऑयल जब बालों में है तो डैंड्रफ, वैसे ही एक्सेसिव ऑयल फेस पर है तो एक्सेसिव ऑयलीनेस और फिर पिंपल्स होने की बहुत ज्यादा संभावना। तो एक्सेसिव डैंड्रफ भी एक कारण है, स्पेशली फोरहेड, इवन आईब्राउज, आईलैशेस तक में पिंपल्स मिल सकते हैं। सेकेंडली, डस्ट और स्मोक, पोल्यूशन, इनसे पिंपल्स निकलने की संभावना बढ़ जाती है। एक और रीजन है, अगर आप कोई सैलून प्रोसीजर कराते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लगाते हैं, उससे एक्ने होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट रीजन कैन बी आप एक्सेसिव जिमिंग करते हैं। एक्सेसिव जिमिंग से जो हार्मोनल चेंज होता है बैलेंस, उसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ऑयलीनेस बढ़ जाती है और पिंपल्स निकलने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद प्रोटीन पाउडर इनटेक अगर आपका बहुत ज्यादा है, अगेन ये हार्मोन से प्ले करता है और आपका पिंपल्स बढ़ सकता है फेस पर और बॉडी पर भी। इसके अलावा स्मोकिंग कॉजेज एक्ने एंड ऑल्सो स्ट्रेस हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन नाम के हार्मोन को इंक्रीज करता है और इनकी डायरेक्ट एक्टिविटी होती है बॉडी में ऑयल सिक्रेशन और फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक्सेसिव स्ट्रेस लेने वाले लोगों को एक्ने निकलने की संभावना ज्यादा होती है। ये तो हो गई एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स। भाई बॉडी में ऐसा क्या है कि हमको तो एक्ने हो रहा है, देखो हमारी फ्रेंड को नहीं हो रहा। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जेनेटिक रीजन। अगर आपके पेरेंट्स को है, आपके पेरेंट्स को उनके प्यूबर्टल एडोलेसेंट एज ग्रुप में था या आपकी फैमिली में अभी भी है, तो आपको फिर एक्ने निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, जैसे पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या आप ओसी पिल्स ले रहे हो या कोई और आप ऐसी दवाई ले रहे हो जिससे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो दे कैन ऑलवेज लीड टू एक्ने। और फिर ये एक्ने क्योंकि डायरेक्टली हार्मोन से रिलेटेड हो जाते हैं, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट भी काफी कुछ इंटर रिलेटेड होता है और बाकी एक्ने से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसा हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अलावा इंटरनल फैक्टर्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइजेस्टिव इश्यूज। किसी को ज्यादा एसिडिटी रहती है या कॉन्स्टिपेशन रहता है तो देखा गया है एक्ने बढ़ जाते हैं, या फिर कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक्स या लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लूकोस्टेरॉइड्स, तो इसमें एक्ने बढ़ने की, निकलने की संभावना ज्यादा होती है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम ये देखें कि एक्ने हमें किस चीज से ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एक पेपर देती हूँ जिसमें उनको लिखना होता है कि हमने किस चीज को खाया तो जिससे हमको लगा कि हमको एक्ने बढ़े। तो ये जो डाइटरी फैक्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें चीज, पनीर एंड मिल्क, और किससे नहीं होगा वो है योगर्ट और बटर मिल्क। तो दही और छाछ आप आराम से पी सकते हो, लेकिन बाकी दूध के अन्य उत्पाद आपको एक्ने कर सकते हैं। कई लोग बताते हैं डॉक्टर मुझे चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाता है। कभी कभी जब आप ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा मैदे वाली चीजें खाते हो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की होती है, ब्लड शुगर एकदम से शूट कर देती है, उनको खा के आपको एक्ने हो सकते हैं। इसमें आता है पिज्जाज, पेस्ट्रीज, ये सब आपको एक्ने करा सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा। इवन चॉकलेट्स, इफ यू कंज्यूम एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स, देन अगेन वेरी हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऑल्सो, जिसमें कि आप बहुत ज्यादा कोई सीड्स खा रहे हो, सेसमे सीड्स हैं, फ्लैक्स, चिया सीड्स हैं, वो आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो तो भी आपको एक्ने हो सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो घर में हम ऐसे ही किसी को भी दे देते हैं, हनी, सिनेमन सब मिला के, सो दिस कैन ऑल्सो लीड टू एक्ने इफ यू आर एलर्जिक टू इट और रादर यू आर ससेप्टेबल टू इट। The word is susceptible। अगर आप susceptible हो इन डाइटरी फूड्स के बाद एक्ने के, तो आप पता कर लो, आप देख लो और उसके बाद अवॉइड करना is the best policy। So if you have any questions or you want to ask something or you want to come for consultation, you can call us on the numbers below। या आपको लगता है कि सिर्फ मुझे क्वेश्चन ही पूछना है तो आप कमेंट में लिखिए जिससे हम आपको आंसर कर पाए। So one of the most important things for acne is to identify the cause। जो अभी हमने इतने सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स की बात की, आप प्लीज ये देखिए कि आपको उनमें से किस चीज से एक्ने स्टार्ट हो जा रहे हैं, किस चीज से एक्ने स्टिमुलेट हो जा रहे हैं, उसको प्रिवेंट करना है हमको। एंड देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारे स्किन के ऊपर हम
ऐसा स्किन केयर रूटीन फॉलो करें जिससे ऑयल जल्दी से जल्दी हटता चले। तो एक बार एक्सेसिव ऑयल हटता चलेगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन होना, पिंपल्स बनना, ये सब बहुत घट जाएंगे, स्किन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी एंड यू विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन देन व्हाट यू आर टुडे। सो दिस वी कॉल एज फॉलोइंग अ प्रॉपर डेली स्किन केयर रूटीन। इस रूटीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले फेस वॉश। फेस वॉश में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो आपके एक्सेसिव ऑयल को हटाएं, लेकिन जो नॉर्मल ऑयल स्किन पे थोड़ा रहना चाहिए उसको स्ट्राइप ना करें, उसको डिप्लीट ना कर दें। तो सिर्फ एक्सेसिव ऑयल को हटाने वाला फेस वॉश चाहिए हमको। फिर हमको एक एस्ट्रिंजेंट चाहिए जो कि ऑयली स्किन का टोनर होता है। अब टोनर की वैल्यू क्या है? जो भी फेस वॉशेस होते हैं वो थोड़े एल्कलाइन होते हैं, यानी थोड़ा बेसिक नेचर होता है उनका। अगर आप ये समझ पाए कि स्किन का नॉर्मल pH 5.5 है और हम जो भी चीज से अपना फेस वॉश कर रहे हैं वो अराउंड 7.5 तक ले जाता है, हमको एक टोनर ऐसा चाहिए जो pH को वापस 5.5 तक लाए, जिससे कि बैक्टीरिया हमारे स्किन को डैमेज ना कर पाए। तो एक बार फेस वॉश किया एक्सेसिव ऑयल डिप्लीट करने वाला, देन हमने एस्ट्रिंजेंट से स्किन को टोन कर लिया एंड देन वी आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कहीं थोड़ा खिंच रहा है, खराब लग रहा है, यू कैन ऑलवेज यूज अ बैरियर रिपेयर क्रीम। शाम को या बीच में भी, मिड डे में भी अगर आपको जरूरत लगे तो दोबारा से आप एस्ट्रिंजेंट या फेस वॉश यूज करें। फिर रात को एक बार सोने से पहले आप एक एंटी एक्ने फेस मास्क या ऐसा फेस मास्क जो वापस आपकी स्किन को रिजुवेनेट करेगा, एक्सेसिव ऑयल को हटाएगा, जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको हटा देगा, क्योंकि अगर वो पेंट अप होंगे तो वो व्हाइट हेड्स को ब्लैक हेड्स बनाएंगे। तो वो सब चीजें करके एंड देन यू कैन हैव अ गुड नाइट स्लीप। So this daily skincare routine is very important for you in order to have a good skin, क्योंकि skin की quality of making excessive oil is not going to change. You are going to live in this skin always, and so we have to take care of the skin so that acne does not develop. So once you're following daily skincare routine, अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे acne थोड़े हैं, तो you should always consult a physician, a skin care doctor, जो आपको फिर लगाने की दवाई देंगे। लगाने की दवाई से, टॉपिकल वाली ऑइंटमेंट से भी अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर आपको खाने का एंटीबायोटिक दिया जाएगा या फिर आपको एक्यूटेन या आइसोट्रेटिनोइन ओरल मेडिसिन दी जाएगी। इसके बारे में इतना सारा बताने को है that I have thought of making another video for the treatment of acne. तो एक बार आपको फुल डिटेल ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने बताने के लिए I'll just switch over to the next video. अभी हम इतना समझ जाए कि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है एक्ने के लिए, और टेक होम मैसेज ये है कि एक्ने इज प्रिवेंटेबल। ऐसा हो सकता है कि आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, लेकिन आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन से अपने ऑयल को हटाते जा रहे हैं, रिफ्रेश करते जा रहे हैं स्किन को, और इसलिए आप अपने एक्ने को अवॉइड कर सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि कौन सी खाने की चीज से आपको एक्ने हो रहा है, किस लगाने की चीज से एक्ने हो रहा है, या कोई बॉडी का इंटरनल फैक्टर है। तो ये सब चीजें एक बार डॉक्टर के साथ मिलके कंसल्ट करके आप पता कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम है एक्ने की, इसको काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में ऐसे लोग हों जिनको जानकारी की जरूरत हो, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड। क्लेफ्ट क्लिप क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे का टेस्टिमोनियल देखने के लिए प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द लेफ्ट, और एक्ने ट्रीटमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द राइट। थैंक यू।